वेलकम बच्चों। पिछली क्लास में हमने कॉकरोच के बारे में डिस्कशन शुरू किया है। कॉकरोच पढ़ रहे हैं हम। उसका जो साइंटिफिक नेम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है। और अब तक हम कॉकरोच की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया है कि जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है और बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड एक सिंगल कैप्सूल की तरह होता है। थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। और उसके बाद एब्डोमेन है, उसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं। और पर्टिकुलरली हमने जब थोरैक्स में डिस्कशन किया तो बताया कि थोरैक्स में 2 तरह के अपेंडेजेस हैं। एक तो उसमें लेग्स होती है, 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं, जो कि एक पेयर प्रोथोरैक्स में, एक मेसोथोरैक्स में और एक मेटाथोरैक्स में होता है। और इसके अलावा उसमें विंग्स होते हैं, तो 2 पेयर्स विंग्स के हैं, एक मेसोथोरैक्स में है पेयर और एक मेटाथोरैक्स में है। जो मेसोथोरैक्स में होते हैं उनको 4 विंग्स कहते हैं और ये सिर्फ कवरिंग विंग्स है, ये उड़ने के काम नहीं आते हैं, ये फॉल्स विंग्स हैं। और दूसरा पेयर जो विंग्स का है वो मेटाथोरैक्स में है। जो फर्स्ट पेयर है वो मेसोथोरैक्स में है और जो सेकंड पेयर है वो मेटाथोरैक्स में है। तो जो मेटाथोरैक्स में विंग्स हैं वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस होते हैं और दे आर बेसिकली यूज्ड इन फ्लाइट। तो इस तरह से हमने डिस्कशन किया और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कॉकरोच की बॉडी होती है और दूसरे जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनकी बॉडी पर काइटिन का बना हुआ एक एक्सोस्केलेटन होता है। पर हमें बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये जो स्केलेटन होता है ये कंटिन्यूस लेयर में नहीं होता है, बल्कि उसमें छोटी छोटी काइटिन की प्लेट्स होती है और उन प्लेट्स को हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। 3 तरह की प्लेट्स होती है, जो डोर्सल साइड में होती है उन्हें टर्गाइट्स कहते हैं, जो वेंट्रल साइड में होती है उन्हें स्टर्नाइट्स कहते हैं और जो दोनों लेटरल साइड्स में होती है उन्हें हम स्टर्नाइट्स कहते हैं। और ये सारी प्लेट्स जो होती है ये आपस में एक दूसरे के साथ एक पतली सी मेम्ब्रेन के थ्रू आर्टिकुलेटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं ये। और उस मेम्ब्रेन को हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों। और इस आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की वजह से जो बॉडी है उसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की और अब आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पहले हेड के बारे में। तो देखो बच्चों, जो कॉकरोच का हेड है वो उसका एक थोड़ा सा अरेंजमेंट इस तरह से कि जैसे ये उसकी बॉडी है कॉकरोच की, इस तरह से अभी ठीक है जैसा मैं बनाता हूँ, ये कॉकरोच की बॉडी है और यहाँ उसकी नेक होती है और हेड यहाँ इस तरह से लगा रहता है। तो ये हेड की पोजीशन इस तरह से है और बॉडी की जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है वो इस तरह से है। तो जो हेड है वो एक इट इज़ एट राइट एंगल टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। आया समझ में आपको बच्चों कि इसकी जो कॉकरोच की लंबाई है, लेंथ है, उसके परपेंडिकुलर जो है रहता है। और अगर हम इसको सामने से देखें, जैसे कि ये हमको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये फ्रंट व्यू है इसका कॉकरोच के हेड का। तो फ्रंट व्यू में हमें देखने से ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये ट्रायंगुलर शेप का है। ये देखिए इस तरह से ये एक ट्रायंगुलर शेप में इसका हेड होता है। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि द हेड इज़ ट्रायंगुलर एंड एट राइट एंगल टू लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। और एक जो आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 6 फ्यूज्ड सेगमेंट। फ्यूज्ड हो गए, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये 6 सेगमेंट जो हैं वो अलग अलग होते हैं, पर जो एडल्ट है उसमें सिंगल कैप्सूल बन जाता है, उसको हम एक हेड कैप्सूल कहते हैं। तो ये देखो, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है इसमें हमने इसके हेड कैप्सूल को बनाया है। ध्यान से समझेंगे आप कि हम इसके हेड के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। इसको तो हम हटा देते हैं, अभी हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और देखिए आप कि जो हेड है उसको अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमको वहाँ दिखाई देते हैं। तो एक तो बच्चों आर्थ्रोपोडा में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो है प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आइज़। आइज़ तो देखो बच्चों कई सारे एनिमल्स में होती है, पर आर्थ्रोपोडा में और पर्टिकुलरली इंसेक्टा में जो आइज़ होती है वो कंपाउंड आइज़ होती है। इन द सेंस जो एक सिंगल आई होती है वो कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स से बनी हुई होती है। हम आई के बारे में बाद में और डिस्कशन करेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आप देख लीजिए कि ये जो पूरा पार्ट है, इतना इतना ये जो पूरा पोर्शन है इसका, एक इस तरफ है लेफ़्ट साइड में और एक ये इस तरह से यहाँ पर, ये जो पार्ट है दोनों, ये इसकी कंपाउंड आइज़ हो जाएगी जो आपको हेड में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको देखो ये यहाँ पे मैंने स्पॉट बनाया है, इस स्पॉट को हम ओसेलस कहते हैं।
तो ये इसकी बेसिकली यूँ समझ लीजिए आपकी वेस्टिजियल सिंपल आइज़ है ना, वेस्टिजियल सिंपल आइज़ है। यानी कि देखो दो तरह की आइज़ होती है, एक तो जैसी हमारी आंखें हैं उनको तो हम सिंपल आइज़ कहते हैं, और एक कंपाउंड आइज़ होती है। आर्थ्रोपोडा में दोनों तरह की आइज़ होती है, कंपाउंड आइज़ भी मिलती है और इनमें सिंपल आइज़ भी मिलती है। कॉकरोच में जो वेल डेवलप्ड आइज़ है वो इसकी कंपाउंड आइज़ है, और इसकी सिंपल आई जो होती है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट डिजनरेट हो चुकी हो, इनमें ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होती है और इसमें इमेज भी नहीं बनती, इससे उसको दिखता भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लाइट और डार्कनेस का पता चल जाता है, हल्का फुल्का इंटेंसिटी का ये पता लगा लेता है इस ओसेलस से, अदरवाइज़ ये ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। इनको हम वेस्टिजियल सिंपल आइज़ मान के चलते हैं, ओसेलस जो होते हैं ये। समझ में आया? इमेज इनमें नहीं बनेगी, इमेज जो बनेगी वो कंपाउंड आइज़ से ही बनेगी। इसके अलावा आपको देखो एक यहाँ पर स्ट्रक्चर और ये दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इधर। ये दोनों जो हो गए ये इसके बच्चों एंटीना हो गए, है ना। आर्थ्रोपोडा का एक बड़ा ही इंसेक्टा का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंटीना, है ना। ये जो एंटीना है ये इनका सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, सेगमेंटेड होता है। ये छोटे छोटे देखो आप दिख रहे हैं, ये तो काफ़ी बड़ा होता है, मैंने तो इतना बड़ा बनाया नहीं, अभी छोटे 3-4 सेगमेंट बनाए हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें कई सारे सेंसरी ब्रिस्टल्स होते हैं और पर्टिकुलरली वो मोस्टली टच रिसेप्टर्स होते हैं, तो इसको टच का जो सेंसेशन है उनसे पता चल जाता है एंटीना से। हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर है ये जो है टेंटेकल, और अगर हम किसी कॉकरोच का एंटीना काट के अलग कर दें, काट दें, तो फिर तो उसकी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसके मोस्ट ऑफ द सेंसेशन जो होते हैं वो एंटीना से ही वो फील करता है। तो कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा वो एनिमल, फिर वो मतलब आप देखो कि पागलों की तरफ इधर उधर घूमता रहेगा, उसको किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। तो वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, एंटीना आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो चीज़ें, ये 3 चीज़ें आपको उसके हेड पर देखने को मिल रही है, एक उसमें एंटीना हो गए और दूसरे उसमें कंपाउंड आइज़ हो गई, और दो जो छोटे छोटे स्पॉट्स और दिखाई देते हैं उन्हें हम ओसेलस कहते हैं। दे आर बेसिकली वेस्टिजियल सिंपल आइज़ होती है। हाँ, अब आपको बच्चों जो अगला हम देखेंगे वो हम इसके माउथ पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉकरोच के माउथ पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो मैं इस पार्ट को तब छोटा कर देता हूँ, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आपको समझ में आ ही गया है कि हेड किस तरह से होता है, तो इसको हम इधर कर देते हैं। और अब आप देखो मैं जो समझाता हूँ उसको ध्यान से समझना, कि जैसे ये कॉकरोच का हेड है बच्चों, ये इसका इस तरह से नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। इस पोजीशन को हाइपोग्नेथस कंडीशन कहते हैं। हाई हेड अगर इस तरह से राइट एंगल पे हो, ये इसकी नेक हो जाएगी, और यहाँ देखो नीचे इसका यहाँ माउथ होता है। तो ये तो हो गया इसका माउथ नीचे की तरफ, और यहाँ से उसकी फेरिंग्स और इसोफेगस जाएगी। तो ये देखो ये फेरिंग्स हो गई, ये फेरिंग्स है, और फिर ये नेक से आगे बढ़ेगी, और नेक से निकलने के बाद ये आगे जाके इसोफेगस बन जाती है। तो ये तो इसोफेगस हो गई, और ये इसकी फेरिंग्स हो गई। अभी अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि ये जो बच्चों आपको इसका यहाँ पे माउथ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ माउथ, इस माउथ के यहाँ पर इसके कुछ माउथ पार्ट्स होते हैं। दिस माउथ पार्ट्स सराउंड द माउथ, उसके चारों तरफ होते हैं। तो ये आपको जो है बड़े अच्छे से अभी इसको समझना है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ध्यान से देखना आप। एक इस जगह पर इसका माउथ पार्ट होता है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो इस माउथ पार्ट को हम लेब्रम कहेंगे। लेब्रम, ये इसका अपर लिप भी है ना, ये इसका अपर लिप भी है। फ्रंट, ये इसका फ्रंट है एनिमल का, है ना, ये इसका फ्रंट है। तो लेब्रम आपको फ्रंट से दिखाई दे जाएगा। अगर आप इस कॉकरोच के सिर को, अभी ये व्यू कैसे बनाया है मैंने, आपको समझ में आ ही गया होगा कि अभी जो ये व्यू है मैंने ये इस तरफ ऊपर भी देखा हुआ है, ये हमने लेटरल साइड से देख रहे हैं, अभी फ्रंट से नहीं देख रहे हैं। और ये जो डायग्राम इधर इधर बनाया हमने, ये हम फ्रंट से देख रहे हैं। तो अगर फ्रंट से देखते हैं तो ये जो पार्ट है ये इसका लेब्रम है, ये इसका लेब्रम है। समझ में आया बच्चों आपको? ओके, वेरी गुड। तो फ्रंट में हमारे पास एक लेब्रम होता है, इसको हम अपर लिप कहेंगे, और यहाँ पीछे की तरफ भी इसके एक माउथ पार्ट होता है इस जगह पर, और इस पीछे वाले माउथ पार्ट को हम लेबियम कहेंगे, लेबियम।
और ये समझ लीजिए कि ये इसका लोअर लिप है। ठीक है, समझ में आ गया। माउथ कहाँ है, तो कि माउथ तो ये यहाँ है, बस बीच में है। तो माउथ के आगे की तरफ लेब्रम है फ्रंट में, और माउथ के बैक साइड में जो है वो लेबियम है, यानी कि उसका लोअर लिप है। अब बच्चों सुनो, आप हमारे पास थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा नहीं हूँ, तो थोड़ा सा अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। फ्रंट हो गया, बैक हो गया। अब ये जो साइड है, लेटरल साइड्स है ना, एक आपकी स्क्रीन के ऊपर की तरफ, और फिर सेम बिल्कुल स्क्रीन की बैक साइड में भी जो है सेम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो जस्ट एज्यूम करो कि ये वाला जो राइट यहाँ पे इस जगह पर, और बैक साइड में भी, स्क्रीन की बैक साइड में उस तरफ, ये अभी क्या हो गया, लेब्रम और लेबियम के ऊपर है ना, ऊपर की तरफ है, स्क्रीन के ऊपर की तरफ है। और ऐसे ही दो स्ट्रक्चर जो हैं वो पीछे की तरफ भी होंगे। इन दो स्ट्रक्चर्स को मैं यहाँ हटा देता हूँ। इसको बनाना यहाँ पर बड़ा पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए, क्योंकि हम कैसे बनाएंगे, हमने तो सेक्शन काट रखा है यहाँ पर। तो इस स्क्रीन के ऊपर क्या है वो हमें दिखाई नहीं देगा, स्क्रीन के पीछे क्या है, नीचे की तरफ क्या है, मतलब वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी बच्चों मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि यहाँ पर इस जगह पर इसका एक जो होता है इस तरह से, उसे हम मैंडिबल कहेंगे, उसे हम मैंडिबल कहेंगे। तो मैंडिबल पेयर्ड स्ट्रक्चर है बच्चों। अपर लिप लेब्रम हो गया, लोअर लिप लेबियम हो गया, और ये तीसरा जो है माउथ पार्ट में आपको समझा रहा हूँ मैंडिबल, है ना। ये कहाँ होगा मैंडिबल, ये जो हमारा इस डायग्राम में देखते हैं हम, ये देखो, ये जो लेब्रम है, इस लेब्रियम के इधर ये एक मैंडिबल है, और ये एक इस तरफ मैंडिबल है। समझ में आया आपको। तो दीज आर मैंडिबल्स, जो कि बेसिकली इसके जॉज हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। वापस इधर आ जाते हैं। अब इस जगह पर, यानी कि लेटरल साइड में ही है, लेकिन मैंडिबल से इस तरफ अगर हम बात करते हैं, तो वी हैव अनदर स्ट्रक्चर एंड दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्जिला। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ लगा हुआ है, ये हमारा हो गया मैग्जिला, करेक्ट। और ये इसका चौथा माउथ पार्ट हो गया। मैग्जिला भी पेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, एक मैग्जिला इधर है, दूसरा मैग्जिला उस तरफ भी होगा, ऑपोजिट साइड में भी होगा। और अब इनके बीच का ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये इनका यहाँ पे माउथ हो जाएगा। आया समझ में आप लोगों को। तो बिल्कुल ये इस तरीके से कुछ माउथ पार्ट्स देखो, मैंने इस डायग्राम में भी अपन बात करते हैं। तो कि इस माउथ पार्ट में ये जो पार्ट है, ये तो हो गया इसका लेब्रम, और ये जो हो गया इस तरफ इसका, ये लेबियम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और ये इस साइड में एक लगा हुआ है मैग्जिला, उस साइड में भी मैग्जिला लगा हुआ है, और ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये इसका मैंडिबल हो जाएगा, है ना। ये इस डायग्राम में हमको यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा बच्चों, इमेजिन करना पड़ेगा। ये देखो, इन पांचों को मैंने बनाया कि ये लेब्रम है, ये फ्रंट में लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्रंट में लेब्रम लगा हुआ है, और इस लेब्रम की बैक साइड में ये लेबियम लगा हुआ होगा। तो दिखने में ये कैसे दिखते हैं, लेब्रम तो एक प्लेट जैसा दिखाई दे रहा है ये आपको, है ना। और जो लेबियम है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ देखो एंटीना जैसे कुछ जो हैं स्ट्रक्चर्स भी लगे हुए हैं, इनको ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। ये दो मैग्जिला हो गए, एक मैग्जिला इधर लगा हुआ है, एक मैग्जिला इधर लगा हुआ है, और ये हमारे पास दो मैंडिबल्स हो गए। तो इस तरह से जो माउथ है, इट इज़ ऑल सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स। और उन माउथ पार्ट्स के हमको नाम याद रखने बिल्कुल ज़रूरी हैं। एक लेब्रम हो जाएगा फ्रंट में, एक बैक साइड में पीछे की तरफ हो जाएगा लेबियम, और जो दोनों साइड्स होगी, उन साइड्स में हमारे पास दो तरह के माउथ पार्ट वहाँ लगे हुए हैं। एक तो मैंडिबल है, और एक उसमें मैग्जिला है। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये बता दूँ बच्चों की जो मैग्जिला होता है, बेसिकली इसको अपन यहाँ बीच में एक लाइन खींच दें, तो ये जो लेबियम है, इसको बीच में अगर हम इस तरह से लाइन खींच दें, तो आपको पता चलेगा कि इसके दो हाफ्स हैं, और ईच हाफ इज़ बेसिकली सिमिलर टू मैग्जिला। मैग्जिला जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में फैक्ट भी यही है कि जो लेब्रम होता है वो दो मैग्जिला के फ्यूज होने से बनता है। तो अब ऑलरेडी हमारे पास एक मैग्जिला तो हो गए, ये इसको हम फर्स्ट मैग्जिला कहेंगे। और जो लेबियम है, इसके लिए आप ये लिख सकते हैं कि मेडअप ऑफ टू फ्यूज्ड सेकंड मैग्जिला, है ना। तो कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स हैं, उसमें लेब्रम होता है, मैंडिबल होते हैं,
एक पेयर मैंडिबल हैं, एक पेयर फर्स्ट मैक्सिला है और एक पेयर सेकंड मैक्सिला है, जो कि आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और लेबियम बनाते हैं, जो इनका लोअर लिप होता है। इन माउथ पार्ट्स पे जितने भी इस कॉकरोच में ये माउथ पार्ट्स हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स के सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। पर्टिकुलरली उसमें टच सेंसरी स्ट्रक्चर्स होंगे, टच रिसेप्टर्स होंगे और टच रिसेप्टर्स के साथ इनके गस्टेटरी रिसेप्टर भी होंगे, इन्हीं पे लगे रहते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी इसके माउथ पार्ट पर लगे रहते हैं। ये आप देखो ना, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये सब इनके रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे इनको न सिर्फ फूड का टेस्ट पता चलता है और इनको टच सेंसरी भी होते हैं। ये तो बड़े ज़रूरी होते हैं, ये सब स्ट्रक्चर्स इसके हेड पर पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे कि कौन कौन से अपेंडेजेस हेड पर होते हैं, तो अपेंडेजेस में एक तो हो जाएगा बच्चों एंटीना, हेड पर मिलेगा, और दूसरे ये माउथ पार्ट्स जो हैं आपको हेड पर मिलेंगे और आपके टिप पर होने चाहिए। माउथ पार्ट्स के जो नाम हैं बिल्कुल टिप पर होने चाहिए। एक लेब्रम हो जाएगा, लेबियम हो जाएगा, मैंडिबल्स हो जाएंगे, फर्स्ट मैक्सिला और सेकंड मैक्सिला, जिसको हम लेबियम कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि जिस तरह से हमारा मुंह है, हमारे मुंह में ऊपर की तरफ अपर लिप है, नीचे की तरफ ये लोअर लिप है, फिर साइड्स में जो हमारे गाल हैं, चीक्स हैं, और सेंटर में हमारे पास एक टंग है। तो आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा कंपैरिजन करके बता देता हूँ कि हमारा अपर लिप लेब्रम हो जाएगा, हमारा लोअर लिप लेबियम हो जाएगा, और हमारे जो दोनों साइड में गाल है ना, चिक्स जो हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो मैंडिबल लगे रहेंगे और फिर नीचे की तरफ वहाँ पर मैक्सिला लगे रहेंगे। और जिस तरह से हमारे अंदर माउथ में सेंटर में एक टंग होती है, उसी तरह इनके भी एक टंग जैसा स्ट्रक्चर है, और उस टंग जैसे स्ट्रक्चर को हम हाइपोफेरिंग्स कहेंगे। तो ये कहाँ होगी? ये सेंटर में होगी, है ना। इस डायग्राम में हमारे लिए बनाना पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ जो दोनों हमारे पास ये मैंडिबल और जो फर्स्ट मैक्सिला है, इसकी बैक साइड में ये यहाँ पे उसकी टंग जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, और टंग जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। तो वो भी इसमें इस तरह से लगी हुई रहेगी। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माउथ पार्ट्स। तो एक बार आप ध्यान से समझ लें। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंडिबल्स होते हैं, ये पर्टिकुलरली जैसा कि मैंने अभी रिपीटेडली 2-3 बार बोला है कि ये जॉज़ की तरह काम आते हैं। तो एक तो ये हार्ड होते हैं, है ना, तो ये काइटिन के बने होते हैं, और इनमें 2 रीजन होते हैं। एक इतना रीजन जो है वो फूड को ग्राइंड करने के काम आएगा, ये इतना शार्प नहीं होता है, तो ये ग्राइंडिंग रीजन है। और आगे यहाँ पर ये छोटे छोटे शार्प टीथ लाइक स्ट्रक्चर डेंटिकल्स बने हुए हैं, तो ये इसका इंसिजिंग रीजन है, जहाँ से ये अपने फूड को काटेगा। तो जॉज जो होते हैं उन पर 2 तरह के एरिया हैं, एक तो फूड को काटना, कुतरना, तोड़ने के काम आएगा, और बाद में उसको पीसने के लिए ये इसमें ग्राइंडिंग रीजन होता है। तो ये कॉकरोच करता क्या है बच्चों, कि जब खाना खाएगा तो ये दोनों जो मैक्सिला होते हैं, उन मैक्सिला की हेल्प से फूड को पहले पकड़ लेगा, और जो दोनों मैंडिबल्स हैं, जैसे हमको अगर किसी जैसे आपने कभी चूहे को, गिलहरी को कुछ खाते हुए देखा होगा, तो ऑब्वियसली खाने के लिए वो दोनों हाथों से पहले उस फूड को पकड़ेंगे और उसके बाद दांतों से खाएंगे। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है कि जो फर्स्ट मैक्सिला है वो फूड को पकड़ने के काम आएंगे, और जो मैंडिबल्स हैं फिर वो उस फूड को कुतरेंगे, उसको काटेंगे, और एट द सेम टाइम वो उसमें ग्राइंडिंग भी करते हैं। और इस दौरान फूड पार्टिकल्स नीचे नहीं गिर जाए, तो ये जो लेबियम है, ये उन जो भी टुकड़ा, जो भी फूड के पार्टिकल्स गिर रहे हैं, तो वो लेबियम पर गिरते हैं बेसिकली, और लेबियम से वो सीधे अंदर की ओर चले जाते हैं। यहाँ जो हाइपोफेरिंग्स है, इसी हाइपोफेरिंग्स के इस जगह पर इस डायग्राम में नहीं बता रखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इनकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो भी हाइपोफेरिंग्स के बेस पर आके खुलती है। तो ये यहाँ पर जो है ओपनिंग है सलाइवरी ग्लैंड की। ओके बच्चों, तो ये आपको इसके माउथ पार्ट्स के बारे में ध्यान रखना है। माउथ पार्ट्स और हेड पर, और दूसरा जो अपेंडेजेस है वो एंटीना है। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, हम अब आ जाते हैं एक बार फिर से थोरेक्स रीजन पे। जैसा कि मैंने कल ही आपको बता दिया था, थोरेक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और जो प्रोथोरेक्स होता है, जैसे ये डायग्राम है हमारे पास, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो ये प्रोथोरेक्स के यहाँ से आगे एक थोड़ी सी नेक निकली रहती है,
और फिर ये यहाँ पे आगे इस तरह से हेड है। तो ये एक फ्लेक्सिबल नेक भी होती है वहाँ पर, आपको ध्यान रखना है कि नेक किसका पार्ट है, हेड का पार्ट है कि थोरेक्स का पार्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। अब क्योंकि ये तो दोनों के बीच में है तो हमारे लिए कन्फ्यूजन हो सकता है, बट वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द बुक। तो वहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कि नेक इज़ एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स, मीन्स जो है ये है थोरेक्स का पार्ट है। ओके बच्चों, देन थोरेसिक अपेंडेजेस, जो मैंने आपको बताया कि थोरेक्स में कौन कौन से अपेंडेजेस है, तो वहाँ दो तरह के अपेंडेजेस होते हैं बेटा। पहले तो उसमें विंग्स होते हैं और दूसरे उसमें वॉकिंग लेग्स होती है। विंग्स मैंने बता दिया 2 पेयर्स हैं, 4 विंग या फर्स्ट पेयर, उनको हम मिजोथोरेसिक कहते हैं क्योंकि वो मिजोथोरेक्स में लगे रहते हैं। वो ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं और लेदरी होते हैं वो, ठीक है, लेकिन वो उड़ने के काम नहीं आते हैं। दे जस्ट कवर द हाइंड विंग्स एट रेस्ट, ये क्या लिख दिया, इसको रेस्ट करेंगे। दे कवर द हाइंड विंग्स एट रेस्ट। फिर हमारे पास दूसरे हाइंड विंग्स से सेकंड पेयर है, ये मेटाथोरेक्स पे लगे रहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और थिन मेम्ब्रेनस होते हैं। दे आर यूज्ड इन फ्लाइट, इसलिए आपसे पूछे कि कौन से विंग्स ट्रू विंग्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड पेयर है हमारे पास वो ट्रू विंग्स है। अब आगे बढ़ते हैं हम और लेट्स टॉक अबाउट लेग्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका जो थोरेसिक रीजन है उसमें 3 पेयर्स वॉकिंग लेग्स होते हैं और आपको ध्यान देना है कि एक पेयर प्रोथोरेक्स में लगा हुआ है, एक पेयर मिजोथोरेक्स में लगा हुआ है और एक पेयर मेटाथोरेक्स में लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने इसका एक लेग का डायग्राम भी बनाया है। तीनों लेग्स एक जैसे ही होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं है, साइज़ थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, अदरवाइज ऑल 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर। और आप देखो कि इनकी जो लेग है वो भी बेटा अलग अलग टुकड़ों से बनी हुई है, अलग अलग प्लेट्स हैं वहाँ पर भी काइटिन की। तो आप देखो ये हमारे पास एक पहला पार्ट बनता है, इस पहले पार्ट को हम कोक्सा कहते हैं, कोक्सा। याद रखना है ये नाम, भूलना नहीं है कि कॉकरोच की या दूसरे किसी भी इंसेक्ट की या किसी दूसरे आर्थ्रोपोड की जो लेग्स होती है उनकी लेग्स का जो पहला पार्ट है उसको कोक्सा कहते हैं और बॉडी से यही जुड़ा रहता है। तो ये पार्ट जो है वो कॉकरोच की बॉडी से जुड़ा रहेगा, कोक्सा, करेक्ट। और ये कोक्सा भूलना नहीं है, आपको याद रखने वाला नाम है, इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द लेग, तो उसको हम कोक्सा कहते हैं। दूसरा बच्चों जो पार्ट है वो ये इसका ट्रोकेंटर है, दूसरे पार्ट को हम ट्रोकेंटर कहते हैं। और जो तीसरा पार्ट यहाँ पर एक लंबा सा रहेगा इसको हम फीमर कहते हैं। तो ये तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा नहीं बच्चों, क्योंकि हमारी जो थाई बोन होती है उसको भी हम फीमर कहते हैं। और उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसका टीबिया है एंड देन फाइनली ये जो पार्ट है उसका वो टार्सस है, टार्सस। तो इस तरह से इसकी लेग्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और यहाँ एक चीज़ बड़े अच्छे से हमें क्लियर हो रही है कि इनकी जो लेग होती है ये यहाँ पे एक जॉइंट है बच्चों, फिर यहाँ पे भी एक जॉइंट है, फिर यहाँ पर भी एक जॉइंट है, फिर यहाँ पर भी एक जॉइंट है और यहाँ पर भी जॉइंट है, यहाँ पर भी जॉइंट है, यहाँ पर भी जॉइंट है, छोटे छोटे टुकड़ों में बने हुए। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो इनके अपेंडेजेस हैं, ये जो इनके लेग्स हैं, ये जॉइंटेड है, इनमें जॉइंट्स हैं। इनवर्टिब्रेट में बच्चों ध्यान से सुना, हमारे पास भी होते हैं, हमारे जो हाथ होते हैं उसमें जैसे नी है वहाँ पर एक जॉइंट है, उसके बाद रिस्ट है वहाँ पे जॉइंट है, फिंगर्स में भी हमारे जॉइंट्स होते हैं। लेग्स की बात करें, नी नहीं बोल, एल्बो बोलना था मुझे, हाथ में जो एल्बो है वहाँ पर एक जॉइंट है। उसी तरह से अगर हम लेग्स की बात करें तो लेग्स में भी हमारे पास नी में एक जॉइंट है, नीचे एंकल में जॉइंट है, वहाँ जो टोज़ होते हैं वहाँ पर भी फिर से जॉइंट है। तो कोर्डेटा में जॉइंट्स होना नॉर्मल बात है ना। इवन फ्रॉग को भी अपन देखेंगे तो उसकी टांगों में भी इसी तरह के जॉइंट्स। लेकिन जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जो नॉन कोर्डेट्स हैं, उनमें इस तरह के जॉइंटेड अपेंडेजेस और कहीं नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। अभी जैसे हमने हाइड्रा देखा था बच्चों, तो हाइड्रा में की बॉडी में इस तरह के टेंटिकल्स होते हैं, क्या टेंटिकल्स में ऐसे जॉइंट्स हैं? तो नहीं है ना बच्चों। फिर हाइड्रा के बाद आप आगे आ जाओ, टीनोफोरा में भी टेंटिकल्स होते हैं, उनमें कोई जॉइंट नहीं होते हैं। प्लेटीहेलमिंथेज और एस्केलमिंथेज में तो अपेंडेजेस होते ही नहीं है। और एनिलिडा में भी अपेंडेजेस में हमने देखा था कि उनमें जैसे नेरीज वगैरह है तो उन नेरीज में इस तरह के पैरापोडिया होते हैं साइड में निकले हुए, पर उन पैरापोडिया में भी जॉइंट्स नहीं होते हैं। अगला फाइलम आएगा आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का।
तो मोलस्का में आपने जैसे ऑक्टोपस वगैरह को देखा होगा, उनके इस तरह की आर्म्स होती है। पर बच्चों इनमें से किसी भी एनिमल में उनके जो अपेंडेजेस होते हैं, उन अपेंडेजेस में जॉइंट्स नहीं होते हैं बच्चों। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आर्थ्रोपोडा में जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं बच्चों। तो ये एक मैंने आपको बताया कि आर्थ्रोपोडा के दो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। आर्थ्रोपोडा के दो मेन कैरेक्टर हैं, है ना। पहला तो मैंने कल बता दिया था कि ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, कि उनके सब में बॉडी के ऊपर काइटिन का बना हुआ एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। जो मैंने कल बताया आपको, जो प्लेट्स के बारे में हमने बात की है, काइटिनस प्लेट्स जो होती है टर्गाइट, और इस तरह से एक पहला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आर्थ्रोपोडा का है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस, पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस, करेक्ट। तो पेयर्ड तो है ही है, और ये जो नाम पड़ा ना आर्थ्रोपोडा, वो नाम बेटा इसी कैरेक्टर के बेसिस पर पड़ा है। जो आर्थ्रो वर्ड होता है, आर्थ्रो का मतलब भी जॉइंट होते हैं बेटा, है ना। तो जॉइंट्स आर्थ्रो, और फिर है हमारे पास पोडा, पोडा मतलब इनके लेग्स, है ना। तो ये एक बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनता है। हमको इसकी लेग का स्ट्रक्चर देखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा कि इसके लेग में क्या क्या है, बस एक कोक्सा आपको याद रखना है। बट अदरवाइज दे वॉन्ट आस्क यू कि फीमर, टीबिया, टार्सस, ट्रोकेंटर। वो मेरा अभी एम नहीं है कि मैंने आपको ये लेग का स्ट्रक्चर क्यों पढ़ाया। मैंने आपको लेग का स्ट्रक्चर यूँ पढ़ाया है, इसलिए पढ़ाया बच्चों कि यहाँ पे आप जगह जगह इसमें क्या देख सकते हो, ये जॉइंट्स देख सकते हो। इन जॉइंट्स के यहाँ पर इनकी लेग्स जो है मूवेबल भी होती है इन जॉइंट्स के यहाँ पर। और इस लेग के स्ट्रक्चर को देखने से अब हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई है। आर्थ्रोपोडा के दो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हमारे सामने क्लियर हो गए। पहला फंडामेंटल कैरेक्टर आर्थ्रोपोडा का यूनिक कैरेक्टर कि दे हैव गोट ए एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। और दूसरा, ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस। मैंने आपको समझा दिया, है ना, कि जॉइंटेड का क्या मतलब होता है। यूँ तो हमारे पास भी जॉइंटेड है, लेकिन हमारी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये हम अभी इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में किसी के भी पास जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होता। अपेंडेजेस तो होंगे, ऑक्टोपस में आर्म्स होती है, हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, नेरीज में पैरापोडिया होते हैं, बट नन ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स आर जॉइंटेड। लेकिन आर्थ्रोपोडा के जो अपेंडेजेस हैं वो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है, दो कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोडा के विदाउट एनी एक्सेप्शन कि ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और दूसरा ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस, करेक्ट बच्चों। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा थोरेक्स वाला पार्ट हो गया, तो लेट्स कम टू द एब्डोमन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन। अब हम इसके एब्डोमन पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एब्डोमन होता है वो 10 सेगमेंट से बना होता है। और आप इस डायग्राम को देखिए, ये मेरे पास जो डायग्राम ए बना हुआ है, यहाँ इसको देखिए पहले, कि ये तो इसका हेड हो गया और ये इसका थोरेक्स हो गया। तो ये प्रोथोरेक्स है, ये मीज़ोथोरेक्स है, और ये मेटाथोरेक्स है। अब क्योंकि ये थोरेक्स हैं तो मैं इनको क्या करता हूँ कि इनको अपन नंबरिंग कर देते हैं इनकी। और नंबरिंग ऐसे करते हैं, इसको T1 नाम देते हैं, T फॉर थोरेक्स, थोरेक्स का पहला सेगमेंट है। इसको T2 नाम दे देते हैं, और इसको हम T3 नाम देते हैं। अब उसके बाद हमारा ये एब्डोमन शुरू होता है। तो एब्डोमन में देखो बच्चों, ये पहली टर्गाइट है, ये दूसरी टर्गाइट है, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, ये छठी हो गई, ये सातवीं हो गई, और ये देखिए ये हमारे पास 8th टर्गाइट हो गई, ये 9th टर्गाइट हो गई, ये 10th टर्गाइट हो गई। 10 प्लेटें ऊपर होगी, 10 प्लेट्स नीचे होगी जिनको हम स्टर्नाइट्स कहेंगे, और साइड्स में जो होगी वो इनकी प्लूराइड्स हो जाएगी। आया समझ में आपको। तो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 10 की 10 ये टर्गाइड जो है वो दिखाई दे जाएगी आपको। ये इसका एब्डोमन वाला पार्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एब्डोमन होता है। ठीक बच्चों, अब इसका जो एब्डोमन है, अभी यहाँ जो मैंने ये डायग्राम बनाया है ये मेल कॉकरोच का है, क्योंकि मेल और फीमेल में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। मेल कॉकरोच में क्या है बच्चों
कि यहाँ आपको पीछे की तरफ ये जो ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे हैं, एक इधर है और एक इधर है, ये इन दोनों को हम एनल सर्काई कहते हैं। एनल सर्काई कहते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर से ही हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात है कि इनके ऊपर एनल सर्काई के ऊपर इनके फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। एनल सर्काई के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? फोनो रिसेप्टर्स, मतलब साउंड को जो है कैच करने के लिए फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स, है ना। अब आप इसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दो कॉकरोच को एक के बाद तो बातें करते रहना, तो आप ज़रा सोचो कि ये फ़ोन कहाँ रख के बात करेगा, वहाँ एनल सर्काई के वहाँ फ़ोन ले जाएगा, क्योंकि उसको वहीं से सुनाई देता है। इसके जो फोनो रिसेप्टर्स हैं वो इसके हेड रीजन में नहीं है, इसके फोनो रिसेप्टर्स जो हैं वो इसके पीछे कॉडल, पीछे वाला जो एंड है, पोस्टीरियर एंड है, वहाँ पर हैं। और इसके अलावा इसके पास एक ये जो मेल कॉकरोच होते हैं उसमें ये और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम कॉडल स्टाइल कहते हैं, इसे हम कॉडल स्टाइल कहते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट ओनली इन मेल ओनली। फीमेल में एनल सर्काई तो होंगे, पर फीमेल में ये कॉडल स्टाइल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, दो चीज़ें क्लियर हो रही, कॉकरोच जो है हमारा यूनिसेक्सुअल है ना, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग है और फीमेल अलग है। और दूसरा, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट है। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया आपको कि एस्केरिस के टाइम पर भी हमने पढ़ा है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है बच्चों, कि अगर मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हो, दोनों में कुछ किसी भी तरह का छोटा मोटा फ़र्क हो, और आप बाहर से देखकर पता लगा लो कि यार ये मेल है ये फीमेल है, तो हम कहेंगे कि इस एनिमल में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। और इसी तरह से हमारे कॉकरोच में भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो कैसे पता लगाएंगे बच्चों, कि जो मेल कॉकरोच होगा उसके पिछले एंड पर हमें एनल सर्काई तो मिलेंगे, लेकिन एनल सर्काई के साथ साथ कॉडल स्टाइल भी मिलेंगे। और ये जो कॉडल स्टाइल है, ये इसको एनल स्टाइल भी कहते हैं हम, कॉडल स्टाइल या एनल स्टाइल भी कहते हैं। ये हमें सिर्फ मेल में मिलेंगे, ये फीमेल में देखने को नहीं मिलेंगे। करेक्ट बच्चों। अब देखो, इस ऊपर हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे आप इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए, मेल के पोस्टीरियर एंड के बारे में लिखा हुआ है कि अ जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर इज प्रेजेंट एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, डोर्सली कवर्ड बाय 9th and 10th टर्गा and ventrally covered by 9th sternite. It contains dorsal anus, ventral male genital pore and gonapophysis, that is phelomeres. तो देखिए, ये जो है मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने आपको ऊपर बता दिया क्या लिखा हुआ है, अब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि बच्चों, ये जो डायग्राम हमारे पास यहाँ बी वाला डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में मैंने क्या करा है कि हम कॉकरोच को लेटरल साइड से देख रहे हैं, है ना। कहाँ से देख रहे हैं कि जैसे मैंने कॉकरोच को ऐसे लिटा दिया, ऐसे 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 बिठा रखा है, और व्यू जो है हमारा ऊपर से, ऊपर की तरफ से है, यानी कि इधर से नहीं है, इधर से नहीं देख रहा हूँ मैं, आपकी स्क्रीन की तरफ से कॉकरोच को देख रहे हैं, हम इधर से देख रहे हैं कॉकरोच को। करेक्ट, समझ में आया, लेटरल साइड से देख रहे हैं। तो ये इसका पीछे वाला जो पार्ट है कॉकरोच का, ये मैंने बनाया है मेल कॉकरोच का। वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ऊपर की तरफ हमारे पास ये टर्गाइट्स होगी, तो ये हमारे पास 6 नंबर की टर्गाइट हो जाएगी, है ना, ये वाली। ये जो 6 नंबर की टर्गाइट, इधर राइट साइड में देखो आप, जो 6 नंबर की टर्गाइट है वो आपको ये यहाँ दिखाई दे रही है ना। उसके बाद हमारे पास ये 7th नंबर की टर्गाइट है, और उसके बाद 8th और 9th जो टर्गाइट्स होती है वो थोड़ी छोटी होती है। आप इस डायग्राम में, राइट साइड वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वो थोड़ी छोटी है। और उसके बाद ये हमारी 10th नंबर की टर्गाइट है, ये इस तरह की, ये वाली जो 10th नंबर वाली है, ये आपको ये यहाँ दिखाई दे रही है, 10th टर्गाइट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ देखें बच्चों, तो नीचे स्टर्नाइट्स होती है, वेंट्रल प्लेट्स जो होती है। तो हमारे पास ये 6th नंबर की स्टर्नाइट हो गई, ये 7th नंबर की स्टर्नाइट हो गई, ये 8th नंबर की स्टर्नाइट हो गई, और ये 9th नंबर की स्टर्नाइट हो गई। अब क्या चीज़ मिसिंग है कि 10वें नंबर की स्टर्नाइट कहाँ है। तो बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो मेल कॉकरोच होते हैं उनके पोस्टीरियर एंड पे
ये जो आपको ऑरेंज कलर का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इनको हम गोनेपोफाइसिस या फिर इसे हम फेलोमियर्स कहते हैं। फेलोमियर्स, यहाँ पे 3 फेलोमियर्स होंगे, वो मैं एंड में पढ़ूंगा, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ूंगा। फेलोमियर्स या हम इन्हें गोनेपोफाइसिस भी कहते हैं, गोनेपोफाइसिस। तो पॉइंट अब यहाँ पर ये है बच्चों कि इस मेल कॉकरोच में जो हमारी 10th स्टर्नाइट थी वो मॉडिफाई हो जाती है और वो फेलोमियर्स में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया आपको? तो आपको यहाँ पर 10th स्टर्नाइट नहीं दिखाई देगी, बिकॉज द 10th स्टर्नाइट हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू फेलोमियर्स या गोनेपोफाइसिस। ये गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर्स का रोल क्या होता है? मेल में जब ये मेल और फीमेल कॉकरोच के बीच में कोइटस होगा, कॉपुलेशन होगा, जब उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, उस समय मेल से स्पर्म्स को निकाल के उनको फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करने का जो फंक्शन होगा वो इन फेलोमियर्स से कंप्लीट होता है। तो इसलिए मेल है फेलोमियर्स, है ना। और ये फेलोमियर्स किसके मॉडिफिकेशन है बच्चों? कहाँ से आए? काइटिन के ही बने होते हैं, ये काइटिन से की प्लेट से ही बने हुए हैं डिफरेंट, बट दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ 10th स्टर्नाइट। समझ में आया आपको? गुड। अब आप ध्यान दीजिए कि अब हमारे पास ये तो देख लिया आपने कि 10 हमारे पास ऊपर से टर्गम क्लियर है और वेंट्रल साइड में हमको 9 स्टर्नाइट्स ही दिखाई देगी, 10th स्टर्नाइट नहीं दिखाई देगी। अब बच्चों ध्यान से देखो आप कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये एक एरिया हम यहाँ पर बना रहे हैं। इस एरिया को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ इतना इतना हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा एरिया है हमारे पास, इस एरिया को हम जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर कहते हैं। तो ये बेसिकली स्पेस है वहाँ पे एक, है ना, जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर कहते हैं। देखो ये हमने यहाँ लिखा भी है कि अ जेनाइटल पाउच या चैम्बर, है ना। अब एक बार देखें कि ये कौन कौन सा हिस्सा है। तो देखिए ये जो हमारे पास 10th नंबर की टर्गाइट है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ये जो 9th नंबर की स्टर्नाइट है, करेक्ट। और इसी वाले हिस्से में देखो यहाँ पर ये एक फेलोमियर भी है हमारे पास। अच्छा, यहाँ ये इसकी देखो एलिमेंट्री कैनाल आ रही है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल इसी जेनाइटल चैम्बर में आके खुलती है, तो ये इसकी यहाँ पे एनस हो जाएगी। और पीछे बच्चों इसका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी जो डक्ट है यहाँ आके खुल रही है। और मैंने आपको बताया कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है उसको गोनोपोर बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्योंकि ये मेल कॉकरोच है तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका मेल गोनोपोर है। समझ में आया आपको? और ये नीचे की तरफ मैंने आपको बता ही दिया, फेलोमियर। तो किताब में एक लाइन लिखी हुई है, अब हम उस लाइन का मीनिंग यहाँ समझेंगे। अब इसको अपन वापस पढ़ते हैं। मैंने आपको शुरुआत में पढ़ा दिया था लेकिन हो सकता है आपको समझ में नहीं आया। अब अपन इसको ढंग से समझते हैं कि मेल कॉकरोच में पीछे की तरफ अ जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर इज प्रेजेंट एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, पीछे वाले एंड में, डोर्सली कवर्ड बाय 9th एंड 10th टर्गा। तो ये देख लीजिए आप कि ये जो हमारा हिस्सा है डोर्सली इट इज़ कवर्ड बाय 9th एंड 10th टर्गा। ये देखिए ये 10th टर्गा आई गई और ये 9th टर्गा आ गई, तो इस दोनों से कवर हो गया ये हमारा पार्ट, जेनाइटल चैम्बर जो हो गया। एंड आगे क्या लिखा है? डोर्सली कवर्ड बाय 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नाइट। तो नीचे की तरफ जो है वो सिर्फ 9th स्टर्नाइट आ रही है। तो 9th और 10th टर्गा और नीचे की तरफ जो 9th स्टर्नाइट है, इनके बीच का ये जो पूरा पार्ट हो गया हमारा, इस पूरे पोर्शन को हम जेनाइटल चैम्बर या जेनाइटल पाउच कहते हैं। इट कंटेंस, मतलब इट का मतलब ये पाउच की बात कर रहा है, जेनाइटल चैम्बर की बात कर रहा है। इट कंटेंस डोर्सल एनस। तो देखो ये डोर्सल साइड में एनस हो गई यहाँ। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर्ट, ये देख लीजिए आप, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर्ट एंड गोनेपोफाइसिस, ये जो फेलोमियर्स बताए मैंने। तो अब आपको ये ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो जेनाइटल चैम्बर है, जेनाइटल पाउच है, उसकी डोर वो कौन से वाले एंड पर है, कहाँ पर है, उसकी एग्जैक्टली लोकेशन, उसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है। तो ये लाइन अब आपको रटने की जरूरत नहीं, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया कि अ जेनाइटल पाउच, अ जेनाइटल चैम्बर इज प्रेजेंट एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन मेल में, डोर्सली कवर्ड बाई 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली, ये थोड़ा इसको सही कर देना आप, एंड वेंट्रली बाई 9th स्टर्नाइट।
इट कंटेंस डोर्सल एनस, डोर्सल साइड में वो जो हमारा चैम्बर है उसमें डोर्सल साइड में एनस है और वेंट्रल साइड में मेल जेनाइटल पोर है एंड गोनेपोफाइसिस। ठीक है, फिर बच्चों ये आपको मैंने बता ही दिया कि बोथ मेल एंड फीमेल बेयर पेयर ऑफ एनल सर्काई, ये मैंने आपको बता दिया कि ब्राउन कलर के ये देखो यहाँ पर बताया है मैंने आपको कि ये एनल सर्काई होते हैं। ये एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों में होंगे, पर ये जो पिंक कलर के मैंने एनल स्टाइल बनाए हैं या जो कोडल स्टाइल बनाए हैं इसका आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ मेल में होंगे, फीमेल में नहीं होंगे। तो ध्यान रखें कि मेल बेयर्स अ पेयर ऑफ एनल स्टाइल या कोडल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल। समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं हम बच्चों और फीमेल के एब्डोमेन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख लीजिए वो कवर डायग्राम है, यहाँ पे मैंने ये एनल सर्काई तो बनाए हैं इस बार, लेकिन मैंने इसमें एनल स्टाइल जो पिंक कलर के ऊपर वाले डायग्राम में थे वो यहाँ नहीं बनाए हैं। और अब फीमेल का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, और यहाँ पर अभी रिसेंटली भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आते रहते हैं क्वेश्चन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से सुने, इसको देखिए आप, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि इन फीमेल टर्गाइट की बात कर ले हम पहले, तो ये हमारे पास 6 नंबर की टर्गाइट हो जाएगी, ये 7 नंबर की हो जाएगी, ये 8th नंबर की हो जाएगी, ये 9th की और ये 10th नंबर की हो जाएगी। ये तो हो गई टर्गाइट्स ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ हम जाएं तो ये 6 नंबर की स्टर्नाइट हो जाएगी, और ये जो पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये हमारी 7th स्टर्नाइट है बच्चों। और जो 7th स्टर्नाइट होती है ये बेसिकली बोट जिस तरह से होती है ना, नाव किस तरह से एक दोनों एंड जो होते हैं वो तो नैरो होते हैं और बीच में से ब्रॉड हो जाती है, उसी तरह इसका ये वाला हिस्सा तो ब्रॉड होगा और ये वाला हिस्सा इसका नैरो हो जाता है ना, पॉइंटेड रहता है। तो 7th स्टर्नाइट इज बेसिकली बोट शेप। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इन चीज़ों को आप लाइटली मत लेना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए कि अंदर ये जो पूरा पोर्शन है ये एक बड़ा सा चैम्बर बना हुआ है यहाँ पे भी। ठीक है, इस चैम्बर को हम इस बार ब्रूड पाउच या फीमेल जेनाइटल पाउच कहेंगे। ये बाहर की तरफ नहीं, ये थोड़ा अंदर की तरफ है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो पाउच है वो ऊपर से तो इसमें 6, 7th, 8th, 9th और 10th टर्गाइट होगी, पर नीचे की तरफ से इसमें सिर्फ 7th स्टर्नाइट बड़ी सी होती है, एनलार्ज हो जाती है, काफ़ी लंबी होती है, चौड़ी भी होती है। फीमेल कॉकरोच को आप पीछे से देखेंगे तो आपको ये भी एक सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का हो गया बेटा एग्जाम्पल एक और, कि अगर एक फ़र्क तो बता दिया मेल और फीमेल कॉकरोच में कि मेल में आपको कोडल स्टाइल और एनल सर्काई दोनों दिखाई देंगे, फीमेल में सिर्फ एनल सर्काई होंगे, एक डिफरेंस। दूसरा, अगर आपको पता लगाना हो तो कॉकरोच को पकड़ के उल्टा करो आप, जो मेल कॉकरोच होगा उसमें आपको वहाँ पे 9 स्टर्नाइट्स दिखाई देगी और 10वें की जगह फेलोमियर्स दिखाई देंगे। फीमेल कॉकरोच में आपको 6 स्टर्नाइट तो आराम से दिखाई देगी और 7th स्टर्नाइट भी एक बड़ी सी लार्ज स्टर्नाइट दिखाई देगी, बोट शेप होगी, वो आपको ये ध्यान रखना है। और इसी की वजह उसके ठीक अंदर की तरफ ये बड़ा सा एक ब्रूड पाउच बना हुआ है या फीमेल जेनाइटल पाउच बना हुआ है। करेक्ट बच्चों? अब देखिए आप, यहाँ से एक मेम्ब्रेन चल रही है, ये यहाँ से एक मेम्ब्रेन चल रही है और मेम्ब्रेन चलने के बाद इस जगह पर देखो ये थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर आ गया, काइटिन का बना हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये उसकी बेसिकली 8th स्टर्नाइट है बच्चों। 7वीं तो बाहर है, बाकी की गई कहाँ, तो जाती गई नहीं, वो अंदर चली गई है। तो 8th स्टर्नाइट अंदर चली गई। उसके बाद यहाँ पे वापस एक पतली सी मेम्ब्रेन है, ये देखो, फिर ये एक मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और ये जो आपको दिखाई दे रही है इसकी 9th स्टर्नाइट है, ये इसकी 9th स्टर्नाइट है और ये 8th स्टर्नाइट है, और 7th वाली बाहर दिखाई देगी। 8th और 9th अंदर घुस गई, बॉडी के अंदर चली गई, अंदर की तरफ रहती है ना। अब अभी भी एक और मिसिंग है, 10th स्टर्नाइट जो है वो हमारे पास नहीं है। तो कॉकरोच में, फीमेल कॉकरोच में क्या होता है बेटा कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये और ये, इनको हम ओविपोजिटर कहते हैं, इनको हम ओविपोजिटर्स कहते हैं, है ना। ये सब जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ूंगा ना, ये पूरा डायग्राम रिपीट करेंगे वहाँ पे हम, उस समय आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या एक एक करके एग्स आएंगे, है ना, टोटल 16 एग्स आते हैं यहाँ पे। तो उन एग्स को हमको रो बना, उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ता है। तो कॉकरोच को अरेंज करने के लिए ओविपोजिटर्स होते हैं, है ना। ओवी मतलब ओवा, अंडे, पोजिटर मतलब पोजीशन, उनको प्रॉपर जगह पर हिला डुला के उनको सही 8-8 की 2 रोज बनानी पड़ती है वहाँ पे। टोटल 16 एग्स आएंगे, बाद में पढ़ूंगा मैं आपको। तो ये काम जो है ओविपोजिटर्स कहते हैं। और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ
कि इन्हीं ओविपोजिटर्स को हम चाहें तो फीमेल फेलोमियर भी कह देते हैं, फीमेल फेलोमियर्स भी कह देते हैं। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारी फीमेल में जो 10th स्टर्नाइट है उसका मॉडिफिकेशन है। तो मेल में भी 10th स्टर्नाइट से फेलोमियर्स बनते हैं, मेल फेलोमियर्स गोनेपोफाइसिस, और फीमेल में भी जो 10th स्टर्नाइट है उससे ये ओविपोजिटर्स बन जाएंगे। और वेयर इज़ द 8th एंड 9th स्टर्नाइट, तो वो तो है बाहर नहीं दिखती, अंदर की तरफ दिखाई देती है। आया समझ में आपको? और यहाँ पे ये देखो, ये इसका जो है ओवरी से आगे कनेक्टेड रहता है, यहाँ से एग्स आएंगे बच्चों। तो एक एक करके यहाँ पर 16 एग्स आते हैं, है ना। तो ये इसका फीमेल गोनोपोर हो गया, फीमेल गोनोपोर हो गया। तो गोनोपोर जो एग सीधे बाहर नहीं जाएंगे, एग्स इस चैम्बर में आके रिलीज होंगे एक बार, तो फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। तो फीमेल गोनोपोर यहाँ है, मेल में क्या है, मेल गोनोपोर सीधा बाहर था। यहाँ पे जो फीमेल गोनोपोर है वो इस चैम्बर में आके खुल रहा है। इस चैम्बर को हमने क्या नाम दिया है, ब्रूड पाउच नाम दिया है ना। ये इसका क्या है, ब्रूड पाउच है। ऊपर की तरफ देखो बच्चों, यहाँ पर ये इसके स्पर्मेथिका है। अभी आप ज़्यादा घबराएं मत, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। ऊपर उसमें ये स्पर्मेथिका है। और एक बच्चों यहाँ पर क्या है कि इसमें ग्लैंड होती है जिसको हम कोलैटरल ग्लैंड कहते हैं, कोलैटरल ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो आपको ओपनिंग यहाँ दिखाई दे रही है कोलैटरल ग्लैंड की ओपनिंग है। और ये जो आपको यहाँ पर ओपनिंग दिखाई दे रही है ये स्पर्मेथिका की ओपनिंग है। और ये जो ओपनिंग आपको यहाँ तीसरी दिखाई दे रही है ये फीमेल गोनोपोर है, इससे एग्स आएंगे, है ना। तो अब आप ऊपर वाले पैराग्राफ पर वापस जाएं, देखिए, इन फीमेल 7th sternite is boat shaped and together with 8th and 9th sternite forms a brood or genital pouch। समझ में आया? ये फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, देखो, 7th sternite is boat shaped and together with 8th and 9th sternite it form a genital पाउच और ब्रूड पाउच, ठीक है। अब कॉकरोच का ये वाला एंड पोस्टीरियर हुआ और कॉकरोच का ये आगे की तरफ एंटीरियर है, करेक्ट। इसी तरह से अगर हम इस ब्रूड पाउच की बात करें तो इस ब्रूड पाउच का ये पोस्टीरियर एंड हुआ और ये ब्रूड पाउच का एंटीरियर एंड हुआ। तो अब आप देखो कि इसके एंटीरियर एंड पर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, पढ़ो इस लाइन को। द हुज एंटीरियर पार्ट, हुज मतलब ब्रूड पाउच का जो एंटीरियर पार्ट है, इट कंटेंस गोनोपोर। तो ये देख लिया हमने कि यहाँ पे एक ये गोनोपोर है, यहाँ पे है ना, फीमेल गोनोपोर। एक इसमें ये स्पर्मेथिकल पोर्स हैं, स्पर्मेथिका की ओपनिंग को हम स्पर्मेथिकल पोर्स कहेंगे। और एक इसमें ये कोलेटरल ग्लैंड, वो भी इसके एंड है। तो ब्रूड पाउच के सारे एंटीरियर इस वाले हिस्से में, इधर वाले हिस्से में, लेफ्ट साइड वाले पार्ट में ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। आया समझ में? अगेन अब ये लाइन आपको रटनी नहीं है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कॉकरोच के, ये मैं थोड़ा सा सारा यहाँ से हटा देता हूँ बच्चों, कुछ चीज़ें हम यहाँ से ये हटा देते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये फीमेल कॉकरोच जो है उसका पोस्टीरियर एंड इस तरह का होगा और मेल कॉकरोच का पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मेल में मेल जेनाइटल चैम्बर है, मेल जेनाइटल पाउच होगा जिसमें डोर्सल साइड में सिर्फ 9th और 10th टर्गाइट होगी और नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में वहाँ पर सिर्फ जो है 9th स्टर्नाइट होगी। फीमेल कॉकरोच में थोड़ा पीछे का जो पार्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे एक बड़ा सा ये ब्रूड पाउच बना होता है। तो आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया पूछेगा ब्रूड पाउच किस किस का बना हुआ है, तो 7th स्टर्नाइट जो कि बोर्ड शेप्ड है एंड अलोंग विथ 7th 8th और 9th भी है। 8th और 9th बाहर नहीं दिखाई देगी, 8th और 9th इनकी अंदर की तरफ होगी, है ना। 10th स्टर्नाइट कहाँ चली गई इनमें फीमेल कॉकरोच की, तो फीमेल की जो 10th स्टर्नाइट है वो ओविपोजिटर्स में या जो फीमेल फेलोमियर्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है 10th स्टर्नाइट। और 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस जेनाइटल पाउच के एंटीरियर एंड में आपको दिखाई देंगे। वो कौन से 3 स्ट्रक्चर्स हैं बेटा? तो पहला तो हो जाएगा ये आपका फीमेल गोनोपोर हो जाएगा, एक ये यहाँ पे इसका स्पर्मेथिका की ओपनिंग हो जाएगी और तीसरी ये कोलेटरल ग्लैंड जो है, वो तीनों चीज़ें इसके यहाँ आकर ओपन होती है। और ये जो है लाइन वापस इसको एक बार रीड करें, 7th sternite is boat shaped and together with 8th and 9th sternite forms a brood or genital pouch whose anterior part contains gonopore, spermatical pores and collateral gland। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे अब, और हमने कॉकरोच की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो सारा देख लिया
कि उसका तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। हेड डिस्कस कर लिया, हेड में कौन कौन से अपेंडेजेस हैं, उसके माउथ पार्ट्स, उसका एंटीना। थोरेक्स में हमने देख लिया कि उसमें लेग्स होते हैं, विंग्स होते हैं। और एब्डोमन भी हमने डिस्कस कर लिया। एब्डोमन में डोर्सल, एक शुरुआत में लाइन है जो देखो हम इसको फिर से रीड करना चाहेंगे। ये एब्डोमन देखो, तो एब्डोमन में यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10 सेगमेंट्स का होता है। ऑल 10 टर्गाइड्स आर विजिबल इन बोथ मेल एंड फीमेल। करेक्ट, टर्गाइड्स तो मेल और फीमेल दोनों में सभी विजिबल है, लेकिन जो स्टर्नाइड्स हैं वो फीमेल में कितनी विजिबल होगी बच्चों? फीमेल में सिर्फ 7 स्टर्नाइड्स विजिबल होगी। 8th 9th और 10th अंदर चली गई है ना, 8th और 9th तो अंदर चली गई है, और जो 10th स्टर्नाइड थी वो ओविपोजिटर में मॉडिफाई हो गई है। सिमिलरली जो मेल कॉकरोच होगा उसमें आपको 9 स्टर्नाइड्स तो दिखाई देंगे, जो 10th स्टर्नाइड है वो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो हमारी कन्वर्ट हो गई है मेल फेलोमियर्स में। एक बच्चों यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लें हम, ये यहाँ हमने जो ओविपोजिटर्स है इनको फेलोमियर्स लिख दिया है, तो ये थोड़ा सा गलत है। इन्हें हम फेलोमियर्स नहीं कहेंगे, जो ओविपोजिटर्स हैं इनको हम फीमेल गोनेपोफाइसिस कहेंगे। तो वी कैन राइट इट कि ये जो ओविपोजिटर्स हैं इनको हम फीमेल गोनेपोफाइसिस कहेंगे, है ना बच्चों। मेल जो है, मेल में तो हम उन्हें फेलोमियर्स कहते हैं, और जो मेल फेलोमियर्स हैं उनको मेल गोनेपोफाइसिस भी कहेंगे। फीमेल में जो गोनेपोफाइसिस है उनको ओविपोजिटर्स बोलेंगे हम, उन्हें हम फेलोमियर्स नहीं बोलेंगे। तो ये आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लें। तो दैट्स इट, आज हम इतना ही करेंगे। और अब फिर इसकी जो इंटरनल एनाटोमी है, अब हम इसके जो डिफरेंट सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू बच्चों, वेरी गुड।